नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो कि समाज को शिक्षा प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश जी आंसुओं से भरी आंख लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बीते हुए सुनहरे पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों में लगातार आंसू धारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बोझ लग रहा था। आज सुबह में ही ओम प्रकाश जी की हालत बहुत ख़राब थी। उनके पेट में अचानक तेज़ दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियाँ भी होने लगी। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा नमन जल्दी ही ऑफिस चला गया था। ओम प्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा नमन को फ़ोन लगाकर घर बुला लो, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। ओम प्रकाश जी ने इतना कहते ही बहू सुनीता जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार हो जाती हैं। बाबूजी, आपको तो कोई काम ही नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्च बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आएंगे। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचा पाया करो उतना ही खाया करो। किसी चीज़ का परहेज नहीं करते, सारा दिन मुंह चलाए रहते हैं। आपे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर ओम प्रकाश जी चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब उनका पेट खराब होता था तो उनकी पत्नी उनके लिए नींबू पानी, काला नमक का शरबत बना कर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिलती थी। शरबत बनाने के लिए ओम प्रकाश जी ने अपनी पोती मोनी को आवाज़ लगाई। मोनी ने थोड़ी देर बाद नींबू पानी का शरबत बनाकर अपने दादाजी को दिया, जिसे पीकर दादाजी को आराम महसूस हुआ। दादाजी ने नींबू पानी पिया ही और गिलास नीचे रखने ही वाले थे, तभी उनके हाथ से गिलास छूटकर टूट जाता है। इतने में बहू की फिर आवाज़ सुनाई पड़ती है। बाबूजी को ताने की बौछार करने लगती है। कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते नहीं हो, वगैरह वगैरह। बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से खाने की उन्हें हिम्मत नहीं थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना लेने के लिए चले गए। अब खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे, बहू सुनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोला, क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है, उल्टियाँ की वजह से घर में कितनी गंदगी फैली हुई है। जाइए पहले गंदगी साफ़ कीजिए और फिर खाना खाइएगा। इतना कहकर उन्होंने बाबूजी के हाथ से प्लेट छीन ली। भूखे प्यासे तड़पते हुए बाबूजी बहू की तरफ देख ही रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ओम प्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला ना गया। शाम को जब उनका बेटा नमन घर आया तो उन्होंने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओम प्रकाश जी ने उनसे अपना हाल सुनाया। नमन बोला, मुझे बताते बाबूजी, मैं डॉक्टर को ले आता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ओम प्रकाश जी कुछ बोलने ही वाले थे, तभी बहू सुनीता ने उनकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश जी चुप हो गए। बाबूजी, क्या आप कुछ कह रहे थे? बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? नमन ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। जब कल तुम शाम को ऑफिस से घर आना तो मेरे लिए दवाइयाँ ले आना। बाबूजी, आपकी दवाइयाँ तो मैंने 2 दिन पहले ले आया, मैंने सुनीता को दे दी। तुमने बाबूजी को दवाइयाँ क्यों नहीं दी? नमन ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुनीता दौड़ते हुए आई और बोली, मैं काम में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह नमन उठा तो देखा कि बाबूजी रसोई में बर्तन धुल रहे हैं। नमन ने कहा, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो? बाबूजी बोले, अरे बेटा, दिल बहलाने के लिए थोड़ा से काम कर लेता हूँ, अपनी खुशी से करता हूँ। यह सुनकर नमन चुप हो जाता है। जब नमन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है तो सुनीता बाबूजी से बोलती हैं, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर मेरी शिकायत लगा रहे थे
आज उनके सामने बर्तन धोना शुरू कर दिए। थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? दिखावा ज़रूरी था कि मैं आपके घर में न रहने पर काम करवाता हूँ। आपकी आज खाने की छुट्टी, खाने के लिए 2 रोटी दे दो। कहते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए ओम प्रकाश जी को रात की बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से भी कोई शिकायत करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सुनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी को तस्वीर में निहारते हुए बोलते हैं, देख रही हो भाग्यवान, ऐसे तो किसी भिखारी की भी हालत नहीं होगी। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जान उनकी हालत कैसी है। खैर 2 दिन से भूखे थे तो ओम प्रकाश जी बासी रोटी और चाय पर टूट पड़े। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे से बोला, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। यह कहते हुए नमन ने सुनीता को आवाज़ लगाया और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर आँख टेस्ट करवा देना और उनके लिए एक नया चश्मा भी बनवा देना। सुनीता ने नमन के सामने आज्ञाकारी बीबी बनते हुए अपनी गर्दन हिला दी, बोली, ठीक है। लेकिन नमन के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती हैं। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा बढ़ाए रहते हो। अरे बहू, मुझे आँख से कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने नमन से कहा। वैसे तो तुम जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्च नहीं करवाता हूँ। ओम प्रकाश जी ने डरते डरते बोला, जैसे आप सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटियां खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहें। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यह चलता रहेगा तो एक दिन मैं आपको वृद्धाश्रम भेज दूँगी, फिर मुझे मत कहना। ओम प्रकाश जी की पोती मोनी अपनी माँ के मुंह से रोज़ रोज़ यह बातें सुन ही रही थी। वह माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या दादाजी के साथ इस तरह क्यों बोलती रहती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। इतना सुनते ही सुनीता ने मोनी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, किसने सिखाया तुम्हें यह बात? आज से मैं तुम्हें दादाजी के पास बैठे ना देखूं। बहू की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। रोज़ रोज़ की जिल्लत भरी ज़िंदगी से ओम प्रकाश जी तंग आ चुके थे। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन यही सोचकर वो चुप हो जाते थे कि अपने घर में झगड़े न हों और बेटे बहू का परिवार न टूटे। ओम प्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, क्या ना करूं, किससे कहूं, किससे न कहूं, कोई जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेंगे। एक दिन जब नमन अपने ऑफिस चला जाता है, मोनी अपने स्कूल चली जाती है, सुनीता भी तैयार होकर किटी पार्टी में चली जाती है। बहुत सोच विचार करके ओम प्रकाश जी बिना किसी से बताए घर से निकल जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहू के द्वारा कहे गए एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। सुनीता जब घर वापस आती है तो घर में बाबूजी नहीं होते हैं। उसने सारे कमरे में छान डाला मगर उन्हें बाबूजी कहीं नहीं मिलते हैं। आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो तो उनकी खैर नहीं है, ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई, मोनी भी घर आ गई, नमन की भी आने का समय हो जाता है, लेकिन ओम प्रकाश जी का कोई पता नहीं। उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगती, लेकिन नमन आते ही अपने बाबूजी से मिलने के लिए कमरे में जाता था।
नमन के सवाल का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए बिना बताए बाबूजी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोचकर सुनीता के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो नमन ने उसे ही दी थी। नमन सुनीता पर पूरा विश्वास करता था। सुनीता भी नमन के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुल ना जाए, यह डर उसे सता रहा था। जब नमन ऑफिस से आया तो बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर सुनीता से पूछा। सुनीता कांपते हुए बोली, आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। इसका क्या मतलब? तुम क्या घर पर नहीं थी? मैं वह किटी पार्टी में गई थी। नमन गुस्से से लाल हो जाता है। और तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे मैं तो बाद में निपटूंगा। कहते हुए नमन बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। नमन ने बाबूजी को आसपास पड़ोसियों में खोजना शुरू करता है। पड़ोसियों को जब पता चलता है कि बाबूजी घर छोड़कर निकल गए तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी करतूतें नमन के सामने बता दी कि कैसे सुनीता बाबूजी से काम करवाती थी, बर्तन धुलवाती थी, बदले में उन्हें बासी खाना दिया करती थी। यह सुनकर नमन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने वह पल याद आने लगा जब उसके बाबूजी कुछ कहना चाहते थे और कहते कहते रुक जाते थे। शायद सुनीता के डर के कारण बाबूजी कुछ न बोल पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं। सुनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए नमन बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे। हो ना हो वह स्टेशन पर ही मिलेंगे। नमन दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे बाबूजी कहीं नज़र नहीं आते। हर तरफ प्लेटफार्म पर ढूंढने के बाद थक हार कर एक तरफ वो बैठ जाता है तो देखता है सामने बाबूजी प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं। लगातार आंसू बहाए जा रहे हैं। उन्हें रोता देख नमन अपने दिल पर 100 छुरियां चलाने के बराबर दर्द महसूस करता है। जो बाबूजी कभी आत्म स्वाभिमान के साथ रहा करते थे, आज वह मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। नमन भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ओम प्रकाश जी भी अपने आप को संभाल ना सके और दिल का गुब्बार बेटे के आगे खाली कर देते हैं। पिता, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसे व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है आप पर आप चुप क्यों थे? मैं यह भी जान गया हूँ आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ चलिए। नमन अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर आने लगता है तो ओम प्रकाश जी घर आने से मना कर देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहता। मैं तुम दोनों को सुखी देखना चाहता हूँ। मैं घर वापस नहीं आऊँगा। नमन किसी तरह बाबूजी को मना कर घर वापस ले आता है। सुनीता को देखकर नमन का खून खौल उठता है। नमन ने सुनीता से सवाल नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। आज का ये नज़ारा पड़ोसी भी देख रहे थे। किसी ने आकर नमन को रोका तक नहीं। नमन का गुस्सा देखकर सुनीता के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आज सुनीता को छोड़ने वाला नहीं था। यह साफ साफ नज़र आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जिक्र कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है उससे तो कहीं ज़्यादा तुमने मुझे दुख दिया है। उसे तो मैं तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। नमन ने सुनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला
कि आकर अपनी बेटी को ले जाए, मैं इससे सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी मोनी भी मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर भिजवा दूँगा। नमन ने जो किया यह देखकर सुनीता भी हक्की बक्की रह गई। ओम प्रकाश जी ने बोला, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पत्नी से रिश्ते मत तोड़ो। अब यह तुम्हारी पत्नी ही नहीं है, तुम दोनों इस बच्ची के माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। आप इस घर के मालिक हैं। यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छोड़ कर जाएगा तो सुनीता जाएगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, लेकिन इसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं, इसलिए वह यह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर नमन ने सुनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों पर गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। मुझे शर्म आ रही है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आप मुझे माफ़ कर दें। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितने अकेले महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज सुनीता बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी। उसके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। ओम प्रकाश जी ने बहू से बोला, बहू, नमन मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। मैं उसका घर टूटते नहीं देख सकता। इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ जाता है। अगले दिन ही सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। रख कर सुनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को नमन जैसी औलाद दे। दोस्तों, जिस तरह हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, हमें भी इस तरह अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।